नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम। सहकारी समिति के चुनाव में टीएमसी का हो गया सफाया। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी का मिशन बिहार तैयार, लालू वाले दाव से ही महागठबंधन को चुनौती देंगे अमित शाह। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने की तस्करी की कोशिश नाकाम, हेरोइन ले जा रहे ड्रोन को मार गिराया। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने पर बीजेपी का तंज, विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाएंगे तो देंगे इनको राष्ट्रीय पुरस्कार। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निवीर के रिक्रूटमेंट को लेकर जबरदस्त जोश, जज्बे और जुनून के साथ युवा बनेंगे अग्निवीर। आगरा में सेना भर्ती होने वाली है शुरू। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन। अब श्रद्धालुओं को मिलेगी ये सुविधा। और साथ ही साथ जिक्र होगा गुजरात के विधानसभा चुनाव का भी। मंगलवार को गुजरात आएंगे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम। सहकारी समिति के चुनाव में टीएमसी का हुआ सफाया। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में जीत का परचम लहराया है। रविवार को हुए पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में सहकारी समिति के चुनाव में जीत दर्ज की है। और बता दें कि ये विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का निर्वाचन क्षेत्र है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी का मिशन बिहार तैयार, लालू वाले दांव से ही महागठबंधन को चुनौती देंगे अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार पर बीजेपी के हमले तेज होते जा रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार समेत अलग अलग मुद्दों पर पार्टी सरकार को घेर रही है। और अब पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बीजेपी के मिशन बिहार को धार देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। अमित शाह आगामी 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वो पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करेंगे और 23 सितंबर को शाह पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रदेश की सत्ताधारी जेडीयू आरजेडी पर सीधा अटैक करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने की तस्करी की कोशिश नाकाम, हेरोइन ले जा रहे ड्रोन को मार गिराया। जी दोस्तों, भारत के बीएसएफ जवान ने एक बार फिर से सीमा पर से तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। और पंजाब के अमृतसर की भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक धानवकला नाम के गांव में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे कई गांव में तलाशी अभियान चलाया। अभियान सोमवार तड़के 3:30 बजे के लगभग एक संदिग्ध ड्रोन को मार गिराने के बाद पूरा हुआ। और इस दौरान बीएसएफ ने 3 पैकेट हेरोइन, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन और 8 राउंड फायर जब्त किया। दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी सफलता बीएसएफ को मिली है। बॉर्डर पार से तस्करी को रोकने में ये बड़ा कदम बीएसएफ ने उठाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश के यूपी में चुनाव लड़ने पर बीजेपी का तंज, विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाएंगे तो देंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने नीतीश कुमार पर तंज किया है और कहा है कि वो लोकसभा चुनाव तो दूर, विधानसभा चुनाव जीत कर दिखा दे तो भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि जो आदमी बिहार में 17 साल में एक भी चुनाव नहीं लड़ा, वो अब यूपी में चुनाव लड़ने आ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी में तो नीतीश कुमार की जमानत भी जब्त हो जाएगी। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रविवार को उन्होंने कहा कि फूलपुर, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ें। और आगे उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव अगर मिलकर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी जहां 65 सीटों पर है वहां 20 सीटों पर ही पहुंच जाएगी। ललन सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि नीतीश कुमार अगर यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी गलती को छुपाने के लिए जाति धर्म को जोड़कर बिहार के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में चुनाव लड़ने के बाद नीतीश कुमार की जमानत हो जाएगी जब्त? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जोश, जज्बे और जुनून के साथ युवा बनेंगे अग्निवीर।
आगरा में सेना भर्ती शुरू। जी हाँ दोस्तों, जोश जज्बात जुनून के साथ युवाओं का मेला लगने लगा है। आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में मंगलवार से अग्निवीर सेना भर्ती शुरू होने जा रही है और इसके लिए सोमवार से ही ललितपुर हाथरस के युवा आने शुरू हो गए हैं। भर्ती स्थल पर पुलिस और पीएसी की उचित व्यवस्था की गई है। आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने कट को बंद कर दिया गया है और 2 किलोमीटर तक वाहनों को एक ही लाइन से निकाला जाएगा। भारी वाहनों का डाइवर्जन किया जा रहा है। कॉलेज के मैदान के बाहर बल्लियां लगाई गई हैं जिसमें भर्ती में आने वाले युवाओं को चेकिंग के बाद भेज दिया जाएगा। बाहर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं जिससे किसी भी तरह के फर्जी अभ्यर्थी अंदर प्रवेश न कर सकें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन। अब श्रद्धालुओं को मिलेगी ये सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कॉरिडोर का विजिट करने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान पीएम के दौरे की जानकारी दी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो गया है और इसका उद्घाटन पूर्व में होना था, लेकिन नगर निकाय चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो गई थी जिसके कारण ये उद्घाटन टल गया था। एक बार फिर उद्घाटन की तारीख तय हो गई है और अब 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में प्रथम चरणों के कार्यों का उद्घाटन करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत पूरे परिसर को 10 गुना ज्यादा बड़ा बना दिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे परिसर का दौरा किया और अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए और उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम चरण के कार्यों का उद्घाटन करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा मंगलवार को गुजरात आएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में मंगलवार और बुधवार को जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर रहेंगे और इस दौरान जेपी नड्डा गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार और बुधवार यानी 20 और 21 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय प्रवास पर गुजरात में रहेंगे और इस दौरान जेपी नड्डा कई सार्वजनिक और संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार की कोशिशों को लगा झटका। शिवपाल की पार्टी बोली हम नहीं करेंगे समर्थन और बताई ये वजह। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की नीतीश के संभावित चुनावी दांव को झटका लगा है और दोस्तों शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करेंगे। दरअसल नीतीश के अखिलेश यादव से समझौते करने की वजह से शिवपाल यादव की पार्टी उनसे दूरी बनाएगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता पूर्व मंत्री लल्लन राय ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि हमें नीतीश के नाम से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार यूपी में अखिलेश यादव के साथ समझौता करने की तैयारी में है और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से समझौते की वजह से प्रगतिशील समाज पार्टी नीतीश कुमार को चुनाव में समर्थन नहीं देगी। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल माध्यम से करेंगे महापौर सम्मेलन का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होने वाली 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे और भाजपा के एक नेता ने सोमवार को ये जानकारी दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। आयोग ने की समीक्षा और इन मुद्दों पर हो गई बात। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग के एक दल ने गुजरात के अपने 3 दिवसीय दौरे में राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के वास्ते स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। बीजेपी शासित गुजरात में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 9 वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने 16 से 18 सितंबर के बीच अहमदाबाद का दौरा किया और गुजरात में आगामी चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन आयोग की टीम ने 17 और 18 सितंबर को गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों, आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की उपस्थिति में चुनावी तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने मतदाता सूची और विशेष सारांश संशोधन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं, जनशक्ति, परिवहन, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और इसमें कहा गया है कि नोडल अधिकारियों और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें आयकर, उत्पाद शुल्क, भारतीय रिजर्व बैंक, राजस्व खुफिया विभाग, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो आदि एजेंसियां शामिल थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएलसी का भी हो गया विलय। जी हाँ दोस्तों, पंजाब
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए और इसके साथ पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय हो गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और किरण रिजिजू मौजूद रहे और तोमर ने कहा कि पीएलसी के बीजेपी में विलय से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन साहब ने हमेशा राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा। मुझे लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका और उनके समर्थकों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अमरिंदर सिंह के साथ ही कांग्रेस के पूर्व नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर अजाब सिंह भट्टी भी बीजेपी में शामिल हो गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वायुसेना से हटेंगे MiG-21 विमान। अभिनंदन ने इसी पर सवार होकर पाकिस्तान के F-16 को किया था धराशायी। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने बेड़े से MiG-21 लड़ाकू विमानों को हटाने जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि एयरफोर्स 30 सितंबर को अपने MiG-21 फाइटर्स के 4 शेष स्क्वाड्रनों में से एक को रिटायर करेगी। श्रीनगर स्थित 51 नंबर की इस स्क्वाड्रन को स्वॉर्ड आर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सियाचिन से बड़ी खबर। 19,061 फीट की ऊंचाई पर अब धड़ाधड़ चलेगा इंटरनेट। सेना ने सर्विस को किया एक्टिव। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में अब इंटरनेट चलेगा क्योंकि इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सियाचिन ग्लेशियर पर 19,061 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट कर दिया है। सियाचिन में इंटरनेट सेवा शुरू होने के बाद अब सेनाओं को खुफिया जानकारी साझा करने में और आसानी होगी। बता दें कि भारतीय सेना खुद को लगातार एडवांस करने में लगी हुई है। दुश्मनों से पार पाने के लिए सेना लगातार खुद को अपग्रेड भी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध किए जा रहे हैं। सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले कुछ समय से सैन्य उपकरणों को स्वदेशी स्तर पर विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने भी इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठा लिए हैं। इससे पहले भारतीय सेना ने रविवार को सैन्य उपकरणों की आपात खरीद के लिए घरेलू रक्षा निर्माताओं को आमंत्रित किया था और सेना ने कहा कि स्वदेशी उपकरणों की मदद से अगला युद्ध लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप उसने घरेलू रक्षा उद्योग को आपातकालीन खरीद के लिए महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की पेशकश करने के लिए आमंत्रित किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अजय भट्ट का बड़ा बयान। बोले, देश की ओर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगी भारत की सेना। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज भारत की जल, थल और वायु सेना पूरी तरह से सशक्त है। आज कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। अगर किसी भी देश ने भारत की ओर आंख उठाकर देखा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐलान। चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो मोर्चा संभालने उतरेगी अमेरिकी सेना। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा है कि अगर ताइवान पर चीन हमला करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी सेना उसकी रक्षा करने के लिए मोर्चा संभालेगी और चीन इस स्वशासित द्वीप पर अपना अधिकार होने का दावा करता है। समाचार चैनल CBS न्यूज पर प्रसारित 60 मिनट्स कार्यक्रम के दौरान एक साक्षात्कार में बाइडेन से रविवार को पूछा गया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या करेगी अमेरिकी सेना। अमेरिकी पुरुष और महिलाएं उसकी रक्षा करेंगे। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि हाँ, अमेरिकी सेना, पुरुष और महिलाएं ताइवान की रक्षा करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिट होकर हिट होने की कवायद। चुनाव से पहले मोदी मंत्र पर अमल कर रहे हैं CR पाटिल। जी हां दोस्तों, गुजरात चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं और सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। साल के 365 दिन सक्रिय रहने वाली भाजपा की प्रदेश में कमान नवसारी के सांसद CR पाटिल के हाथों में है। भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और प्रदेश में पाटिल और पटेल की जोड़ी कमाल करेगी और फिर कमल खिलेगा। आम आदमी पार्टी के एंट्री से गुजरात के चुनाव के दिलचस्प होने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रदेश में मुख्यमंत्री से अधिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जुड़ी आ रही है। मोदी के सहारे पार होगी भाजपा की नैया। चुनाव की घोषणा से पहले 12 रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और इसे देखते हुए भाजपा ने राज्य के अंदर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी नेता तो अपने दम पर काम कर ही रहे थे, लेकिन प्रतिद्वंदियों से मिल रही कड़ी चुनौती को देखते हुए अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली। वो 5 दिन तक गुजरात प्रवास करेंगे और इस दौरान वो अलग अलग स्थानों पर 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि ये सभी रैलियां उन इलाकों में आयोजित होने जा रही है जहां पार्टी को ज्यादा
चुनौती मिलने की आशंका है। वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता की बंदिशों से बचने के लिए चुनाव की घोषणा से पहले ही इन क्षेत्रों में माहौल बना लेना चाहती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं और इसके लिए पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री 29 और 30 सितंबर को 2 दिन के प्रवास पर गुजरात जा रहे हैं और इसके बाद वापस 9, 10 और 11 अक्टूबर को गुजरात प्रवास पर रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी और सहयोगी दल यूपी की पूरी 80 की 80 सीटें जीतेगी। 2024 चुनाव पर संजय निषाद ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 2024 चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें मिलेंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी ने हमें सम्मान दिया, इसीलिए हमने हाथी से रिश्ता तोड़ा। संजय निषाद ने सरकारी योजनाओं के बारे में बात की है और कहा कि मछुआरा समाज के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद वोट योजना और इसी के साथ मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिससे मछुआरा समुदाय का कल्याण होगा। तालाबों से दबंगों के कब्जे हटाकर मछुआरों को पट्टे दिए जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का तीखा जवाब। टैक्स चोरी करने वाले खुद को माखन चोर बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये बड़े झूठे हैं, टैक्स चोरी करने वाले खुद को माखन चोर बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उन्हें ये करारा जवाब दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल की बखियां उधेड़ी और कहा कि अन्ना हजारे ने ठीक कहा था कि केजरीवाल के सिर पर पावर चढ़ गया है। केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा और जैसी भाषा यूज वो कर रहे हैं वो अन्ना की बात को सही साबित करता है। अमित पात्रे ने कहा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो केजरीवाल उस राज्य में जाकर नौटंकी करने लगते हैं, कहते फिरते हैं हम फर्स्ट आ रहे हैं, हमसे सब डरे हुए हैं, हम ही जीतेंगे। किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो जाती है, जैसे कि गुजरात हिमाचल में जारी है। वहाँ बार बार जाकर कह रहे हैं कि हमसे सरकार डर गई है। मुझे आश्चर्य है कि केजरीवाल ने ये नहीं बोला कि बाइडेन भी हमसे डरे हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हैदराबाद के निजामों को सिर्फ 13 महीने और झेल लीजिए, ओवैसी का नाम लिए बिना खूब बरसे अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री हैदराबाद के दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने तेलंगाना मुक्ति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को तो आज़ादी 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन हैदराबाद पर आज भी निजामों का राज है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की जनता को अब सिर्फ 13 महीने के लिए इसे झेलना होगा। आपको बता दें कि हैदराबाद को असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है। तेलंगाना के अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा अपनी सफलता को लेकर आशान्वित है। हाल ही में यहां भगवा पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक भी हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। अमित शाह ने आगे कहा कि राज्य के लोग आधिकारिक तौर पर हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहते थे। दोस्तों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसका वादा भी किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण जश्न मनाने से इनकार कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नंदीग्राम में बीजेपी को फिर मिली बड़ी जीत। सहकारिता चुनाव में 12 में से मात्र 1 पर ही जीत पाई टीएमसी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी द्वारा ममता बनर्जी को पराजित करने के बाद रविवार को फिर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। लंबे समय तक तृणमूल के कब्जे वाली वेंकुटिया सहकारी समिति पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर रविवार सुबह से ही तनाव का माहौल था। दोपहर में नतीजों की घोषणा के बाद बीजेपी ने 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की है और दूसरी ओर तृणमूल किसी तरह केवल 1 सीट जीतने में सफल रही। हालांकि तृणमूल ने वो सीट सिर्फ 1 वोट से जीती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में मोदी की बापू जैसी ब्रांडिंग की तैयारी। 20 सपने जो मोदी ने सच कर दिखाए से माहौल बनाएगी भाजपा। शाह डोभाल के हवाले से घर घर पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बाजार में एक किताब आई है, मोदी एट 20 सपने हुए साकार। किताब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देश की 22 हस्तियों ने मोदी के 20 साल के कामों का जिक्र किया है। किताब में बताया गया है कि किस तरह मोदी ने 1500 भारतीय सैनिकों को चीनी सेना से छुड़वाया,
कैसे नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी के बाद लोग तबाह हुए, एक शहर को फिर बसाने के लिए तैयार हो गए। भाजपा इस किताब को चुनाव में जीत के लिए हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी G20 कार्यक्रम के प्रदेश समन्वयक और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी का कहना है कि जिस तरह महात्मा गांधी ने देश के लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास में आम लोगों को जोड़ रहे हैं। यही बात लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना के इस बम से तबाह हो जाएगा दुश्मन का अड्डा, जब फाइटर जेट आसमान से गिराएंगे शोले। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा बम है जो दुश्मनों की हालत खराब कर देगा। वायुसेना के 5 अलग अलग फाइटर जेट में इसे लगाया जा सकता है। ये बम जब दुश्मन के इलाके में गिरता है तबाही मचा देता है। इसका नाम है HSLD। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बम की ताकत, रेंज और खासियत ऐसी है कि विरोधियों की नींद उड़ जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कहीं से भी चुनाव लड़ ले नीतीश कुमार, बीजेपी जब्त करा देगी जमानत, सुशील मोदी की चुनौती। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम चला रहे नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है और इसे लेकर अब उनकी ही सरकार में डिप्टी CM रहे बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने हमला बोला है। सुशील मोदी ने नीतीश को देश की किसी भी सीट से चुनाव मैदान में उतरने की चुनौती दी है और चेतावनी दे दी है कि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी उनकी जमानत जब्त करा देगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सुशील मोदी ने सही बात कही है और कहीं से भी नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त होना तय है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM की रेस में कई प्रधान सेवक, सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी, स्मृति ईरानी के निशाने पर नीतीश कुमार। जी दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी मंत्र है, मेथड है, मिशन है, वो कर्मयोगी भी है, कर्म योद्धा भी है, एक क्रिया जबकि दूसरा आचरण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री की रेस में शायद कोई है, लेकिन देश में प्रधान सेवक के रूप में एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र भाई मोदी। जी हाँ दोस्तों, 2024 में देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर भारी बहुमत से जिताएगी। स्मृति ईरानी ने ज्ञान भवन में मोदी G20 सपने हुए साकार पुस्तक के लोकार्पण के बाद बतौर मुख्य वक्ता समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश की भूमि ने वीरों को सींचा है, उस प्रदेश में कर्म योद्धा नरेंद्र भाई पर कटाक्ष होता है, वो भी उनके द्वारा जिन्हें खुद सरकार बनाने के लिए सहारे की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भगवंत मान की बढ़ेगी टेंशन, पंजाब में गुजरात मॉडल लागू करेगा बीजेपी और PM मोदी के करीबी की हो चुकी है एंट्री। जी दोस्तों, लंबे समय से गठबंधन राजनीति के चलते पंजाब में कमजोर पड़ी भाजपा को अब मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। सीमावर्ती राज्य होने से पंजाब कूटनीतिक, सामरिक और राजनीतिक तीनों दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरे उत्तर भारत में पंजाब ही ऐसा राज्य है जो भाजपा की पहुंच से काफ़ी दूर दिख रहा है। ऐसे में वो राज्य में अपनी ज़मीन तैयार करने और उसके बाद चुनाव अभियान की रणनीति पर काम करेगी। भाजपा नेतृत्व ने अपने इस अभियान की कमान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के नए प्रभारी विजय रूपाणी को सौंपी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक्शन में यूपी सरकार, चित्रकूट धाम के आयुक्त और DM समेत 8 अफसर लखनऊ तलब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर यूपी सरकार का एक्शन जारी है। जन सूचना कानून का पालन न करने पर राज्य सूचना आयोग ने चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त, DM समेत 8 अफसरों को लखनऊ में मंगलवार को तलब किया है और साथ ही शीघ्र सूचना देने के आदेश भी दिए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। JDU से अलग होने के बाद फिर बिहार दौरे पर आएंगे अमित शाह, विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में JDU से अलग होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह फिर 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और दौरे की जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि ये यात्रा 23 और 24 सितंबर को होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह के एक विशाल जनसभा को संबोधित करने की उम्मीद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। बीजेपी की पूरी टीम कोलकाता में और रविवार को 2 दिवसीय सांगठनिक बैठक, बनेगी रणनीति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने बंगाल बीजेपी ने नवान्न अभियान किया और नवान्न अभियान की सफलता के बाद फिर से बंगाल बीजेपी के आला नेताओं की बैठक होगी। रविवार और सोमवार को 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक में पहली बार सभी नवनियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ बंगाल भाजपा की पूरी टीम पहली बार कोलकाता में मिलने जा रही है।
बंगाल भाजपा के नवनियुक्त पूर्णकालिक पर्यवेक्षक मंगल पांडे, पर्यवेक्षक आशा लकड़ा, केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल समेत कई सारे नेताओं ने अलग अलग वो बैठक करेंगे। और दोस्तों बता दें कि विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद बंगाल बीजेपी की ओर से पहली बार सांगठनिक मुद्दों को लेकर इतनी बड़ी बैठक हो रही है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बंगाल में भाजपा बड़ा कदम उठाने जा रही है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए, और अगर सपोर्ट करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा।